नमस्कार मित्रों, मैं राजेश तिवारी इनमसा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करते हैं। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत छंद प्रकरण पर बात करेंगे। अगर ये वीडियो से आपको लाभ मिल रहा है और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की समस्या हल हो रही है तो इसको अधिक से अधिक लोगों में पहुँचाएँ, डाउनलोड करें और लोगों को सब्सक्राइब करें। तो आज हम छंद प्रकरण पर बात करते हैं। छंद, जैसा कि पता है, छंद शब्द संस्कृत की क्षिति धातु का बना हुआ शब्द है। क्षिति धातु, क्षिति, इसका शाब्दिक अर्थ होता है ढकना। शाब्दिक अर्थ होता है ढकना। ये 6 शास्त्रों में से एक है। आपने सुना होगा 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण। तो 6 शास्त्रों में से छंद आता है। 6 शास्त्र कौन से हैं? 6 शास्त्र, 6 शास्त्र: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 शास्त्र हैं आपके। शिक्षा में ज्ञान ध्यान, कल्प प्रोनोलॉजी, व्याकरण में, निरुक्त में शब्दों की उत्पत्ति और उसकी व्याख्या, ज्योतिष में ग्रह नक्षत्रों का मनुष्य के शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है, वो छंद काव्यशास्त्र के अंतर्गत। तो छंद संस्कृत की क्षिति धातु का शब्द है, इसका अर्थ होता है ढकना। ये 6 शास्त्रों में से एक है और इस छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल माने जाते हैं। आचार्य पिंगल 6 शास्त्रों में छंद है, छंद के प्रणेता आचार्य पिंगल हैं। संस्कृत काव्यधारा से ये छंद होते हुए हिंदी में भी आया, जहाँ उसकी व्याख्या की गई कि छंद का मतलब है, वैसे छंद शब्द की सबसे पहली जो व्याख्या है या छंद शब्द सबसे पहली बार जो है वो ऋग्वेद में आया। ऋग्वेद 4 वेद में से सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, इसमें छंद शब्द आया और वहाँ पर जो ऋग्वेद लिखा गया है उसकी जो ऋचाएँ हैं वो किसी न किसी छंद में हैं। तो छंद है। तो इस प्रकार से छंद की परिभाषा हिंदी में है: वर्ण मात्रा, वर्ण मात्रा, यति, गति, तुक, लय, गण आदि से बंधी हुई रचना या ढकी हुई रचना छंद कहलाती है। वर्ण मात्रा, यति, गति, तुक, लय, गण, इनसे जो रचना बंधी है वो छंद है। आवश्यक नहीं कि उसमें सारे अंग मौजूद हो, कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते हैं। इसी के आधार पर छंदों के भेद किए जाएंगे। तो छंद के अंगों में से बात करते हैं कि छंद के कौन कौन से अंग हैं। अंगों में से पहला वर्ण। मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। अक्षर, मूल ध्वनियाँ, वर्णों से शब्द बनते हैं और छंद निर्माण में शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो मूलभूत अंग से वर्ण, वर्ण का मूल ध्वनियाँ, मूल ध्वनियाँ। फिर दूसरा है मात्रा। मात्रा, छंद निर्माण में मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। कुछ छंद ऐसे हैं जो मात्रा गणना के आधार पर ही लिखे जाते हैं। मात्राओं में से 2 प्रकार की मात्राएं, इसमें ह्रस्व वर्ण, ह्रस्व या लघु वर्ण, और गुरु या दीर्घ वर्ण। ह्रस्व वर्णों में 1 मात्रा और गुरु वर्णों में 2 मात्राओं का प्रयोग होता है। अब कौन कौन से वर्ण ह्रस्व वर्णों में आते हैं जिसमें 1 मात्रा का प्रयोग किया जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसको बहुत से ध्यान से समझना जरूरी है, क्योंकि हम जब छंद की गणना करेंगे, जब छंदों की पहचान के लिए बात करेंगे, तो वहाँ पर मात्रा की गणना करके ही हम छंद को जो पहचानेंगे वो मात्रिक छंद होंगी। तो मात्रा कहाँ 1 लगेगी, कहाँ 2 लगेगी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ह्रस्व वर्णों में 1 मात्रा कौन कौन से हैं? इसमें 1 मात्रा लगेगी, वो ह्रस्व वर्ण है आ छोड़ा ई,
उ, री और संयुक्त वर्ण और चंद्रबिंदी वाले वर्ण। इन वर्णों में एक मात्रा का प्रयोग होता है। आ, ई, उ, री जिन वर्णों में लगा हुआ है। और संयुक्त वर्ण मतलब आधा वर्ण और पूरा वर्ण, ये संयुक्त वर्ण कहलाता है, उसमें एक होता है। और जिसमें चंद्रबिंदी लगी हुई है वो वाले वर्ण में एक मात्रा की गणना होगी। फिर गुरुवर्ण में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंक, आ, ये मात्रा लगा। और संयुक्त वर्ण के पूर्व का वर्ण, संयुक्त वर्ण के पूर्व का वर्ण यानी उसके जो तुरंत पहले है, इसमें दो मात्रा लगेंगी। बड़ा आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, ये जो मात्राएं जो हैं जिन वर्णों में लगी हैं उसमें दो मात्राओं की गणना होगी। और संयुक्त वर्ण, आधा वर्ण और पूरा वर्ण, उसके तुरंत पहले जो भी वर्ण है उसमें चाहे ह्रस्व वर्णों की मात्राएं ही क्यों न लगी हों, उसमें दो मात्राओं की गणना होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मात्रा की गणना जो होती है वो वर्ण के उच्चारण में लघुता और दीर्घता के आधार पर होती है। अगर लघुता के साथ उच्चारित किया जा रहा है तो एक मात्रा लगेगी और दीर्घता के साथ उच्चारित किया जा रहा है तो दो मात्रा लगेगी। तो ह्रस्व संयुक्त वर्णों के तुरंत पहले वाले वर्ण को दीर्घता से उच्चारित किया जाता है, इसलिए उसमें दो मात्राओं का प्रयोग होता है। अन्यथा संयुक्त वर्ण में जो आधा वर्ण है उसका उच्चारण सही से नहीं हो पाएगा। तो ये मात्रा, तो बहुत से छंद ऐसे हैं जो मात्रा गणना किया है। तो छंद का महत्वपूर्ण अंग मात्रा। फिर यति, जब आप छंद पढ़ते हैं तो कुछ स्थानों पर थोड़ा सा विश्राम करते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं। इन विराम स्थलों को यति कहा जाता है। जैसे आपने पढ़ा, एक चौपाई पढ़ा, जब मंगल भवन अमंगलहारी, हल्का से रुके, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। तो जहाँ थोड़ा सा रुकते हैं, विश्राम करते हैं, उसे यति कहते हैं, यानी विराम स्थल। विराम स्थलों को यति कहते हैं। फिर गति, जब छंद पढ़ते हैं तो उसके पढ़ने में एक विशेष प्रवाह की अनुभूति होती है। इस प्रवाह को गति कहा जाता है। वैसे छंद गद्य की तरह नहीं बल्कि प्रवाह के साथ पढ़ा जाता है, तो प्रवाह यानी प्रवाह को गति कहा जाता है। प्रवाह, गति। फिर तुक, छंद के चरण के अंत में वर्णों की समानता को तुक कहते हैं। तुकबंदी यानी वर्णों की समानता, यानी चरण के अंत में वर्णों की समानता। चरण के अंत में वर्णों की समानता को तुक कहते हैं। जैसे पढ़ा, मंगल भवन मंगलहारी, री, द्रवम सुदशरथ अजय बिहारी, री। तो री शब्द अंत में आया और री शब्द दूसरी लाइन के अंत में भी आया, तो ये तुक है। तो कुछ छंद ऐसे होते हैं जिनके चरणों में, विशेष चरणों में तुक होता है। तो तुक चरण के अंत में वर्णों की समानता को कहा जाता है। इसके बाद है लय। छंद पढ़ने में उचित आरोह अवरोह का प्रयोग किया जाता है। तो उचित आरोह अवरोह को लय कहा जाता है। उचित आरोह अवरोह, उतार चढ़ाव जिसे आप कहते हैं, उतार चढ़ाव, ये लय कहलाता है। फिर इसके बाद चरण। छंद की पंक्तियों को चरण कहते हैं। छंद की पंक्तियाँ, यानी कुछ छंद ऐसे होते हैं जो 4 चरणों में होते हैं, कुछ छंद ऐसे होते हैं जो 6 चरणों में होते हैं। तो ये पंक्तियाँ हैं वो चरण कहलाते हैं। फिर आठवां है क्रम। ह्रस्व और गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहा जाता है। ह्रस्व और गुरु के, कहाँ हर्ष लगेगा कहाँ गुरु, ह्रस्व और गुरु का स्थान निर्धारण
ह्रस्व और गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहा जाता है। और अंतिम में आते हैं गण। इसको मिटा देते हैं। नवांग है गण। छंद निर्माण में या और छंद के पहचान के लिए वर्णों की और मात्राओं की गणना की जाती है। तो वर्णों की और मात्राओं की गणना की सुविधा के लिए तीन वर्णों के समूह को गण मान जाएगा। तो गण क्या है? 3 वर्णों का समूह। 3 वर्णों का समूह। छंदशास्त्र में गणों की संख्या 8 बताई गई है। 8 गण हैं। एक सूत्र है जिसके माध्यम से उसको बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। वो 10 अक्षर का सूत्र है। जैसे यमाता, राज, भान, सलगा। बड़ी आसानी से याद हो सकता है। यमाता, राज, भान, सलगा। या का मतलब यगण। और हमने कहा कि 3 वर्णों के समूह को गण माना गया। तो 3 वर्ण यहीं से लिया। या माता। अब देखिए, या में छोटा आ की मात्रा है तो 1 मात्रा। माँ में बड़ी आ की मात्रा है तो 2 मात्राएँ। 2 मात्राओं से सुनिए। और ता में बड़ी आ की मात्रा है तो 2 मात्राएँ, यानी कुल 5 मात्राएँ हुई। वर्ण तो 3 हैं एक गण में, लेकिन मात्राएँ अलग अलग हैं। तो यगण में 5 मात्राएँ। फिर दूसरा अक्षर माँ, मगण। 3 अक्षर लिया। माँ, ता, रा। तीनों में दीर्घ मात्राएँ हैं तो कुल मात्राएँ 6 हुई। ता, तगण। 3 वर्ण लिया। ताराज, यानी 5 मात्राएँ। चौथा रा से रगण। राजभा। 3 वर्ण, जो वर्ण लिया जाएगा उसी के आगे बढ़। राजभा। अब इसमें देखिए, रा में 2 मात्राएँ, जा में 1, भा में 2 मात्राएँ, यानी कुल मिलाकर के 5 मात्राएँ। 5वां है जा से जगण। जभान, यानी 4 मात्राएँ। और 6वां है भगण। भानस। भा में 2, ना में 1, सा में 1, यानी 4 मात्राएँ। 7वां है ना से नगण। न, स, ल। तीनों में लघु मात्राएँ, यानी 3 मात्राएँ। और शा 8वां है, शा से शगण। 3 वर्ण या स, ल, गा। 4 मात्राएँ। अब देखिए, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। जैसे य, मा, ता, राज, भान, स। अब 2 वर्ण बचे, ला और गा। अब 3 वर्ण नहीं है, इसलिए कोई गण का निर्माण नहीं होगा। तो ला का मतलब है लघु। और गा का मतलब है गुरु। छंदशास्त्र में ला और गा को दशाक्षर कहा जाता है। उसे 10वां अक्षर गा है, लेकिन ला और गा दोनों दशाक्षर की श्रेणी में आते हैं। दशाक्षर, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि छंदशास्त्र में दशाक्षर किसे कहा जाता है। तो ला और गा, अगर ला ना हो तो गा ही निश्चित रूप से। तो इस प्रकार से गण 3 वर्णों के समूह। तो पूरी बात को एक बार फिर से देखें। छंद शब्द सबसे पहली बार ऋग्वेद में आया। यह संस्कृत की क्षिति धातु का बना हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है ढकना। छंद 6 शास्त्रों में से एक है। छंद शास्त्र के जन्मदाता आचार्य पिंगल माने जाते हैं। हिंदी में छंद की परिभाषा है, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, लय, गण आदि से बनी हुई रचना को छंद कहा जाता है। छंद के अंगों में से वर्ण, मूल ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं, जिनसे शब्द बनते हैं और शब्दों का निर्माण, शब्दों से ही छंद का निर्माण होता है। मात्रा, कुछ छंद मात्रा गणना के आधार पर रचे जाते हैं, इसलिए मात्रा छंद का महत्वपूर्ण अंग है। इसमें 2 प्रकार की मात्राएं, ह्रस्व वर्णों में या लघु वर्णों में 1 मात्रा और गुरु या दीर्घ वर्णों में 2 मात्राओं का प्रयोग होता है।
हर्ष वर्णों के अंतर्गत छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋषि वाली री और संयुक्त वर्ण तथा चंद्रबिंदी वाले वर्णों, इनमें सब में एक मात्रा का प्रयोग होगा। गुरु वर्णों में बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंक, अह और संयुक्त वर्ण के तुरंत पहले वाले वर्ण में 2-2 मात्राएं की गणना होगी। फिर यति क्या है, जब छंद पढ़ते हैं तो कुछ स्थानों पर थोड़ा सा रुकते हैं, इन विराम स्थलों को यति कहते हैं। गति, छंद पढ़ते समय एक विशेष प्रवाह की अनुभूति होती है, इस प्रवाह को गति कहा जाता है। तुक, छंद के चरण के अंत में वर्णों की समानता तुक कहलाती है। लय, उचित आरोह अवरोह या उतार चढ़ाव को लय कहा जाता है। चरण, छंद की पंक्तियाँ चरण कहलाती हैं। क्रम, हर्ष और गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहा जाता है। और गण, छंद में वर्ण और मात्राओं की गणना की सुविधा के लिए 3-3 वर्णों के समूह को गण माना गया है, जिसे यमाता राजभान तलगा सूत्र से आसानी से समझ सकते हैं। या का मतलब यगण, मा का मतलब मगण, ता का मतलब तगण, रा का मतलब रगण, जा का मतलब जगण, भा का मतलब भगण, ना का मतलब नगण, शा का मतलब सगण। इन गणों की संख्या 8 है और ला और गा, लघु और गुर ये छंद सात में 10 अक्षर हैं। इस प्रकार से यगण में यमाता 3 वर्ण लिया, तीनों मात्राएं लगाई तो कुल मात्राओं की संख्या 5 आई। इसी प्रकार से गण में आई मात्राएँ। तो ये प्रारंभ के स्ट्रक्चर हुआ। अब इसको मिटाने के बाद हम छंद के प्रकार पर बात करते हैं कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। ये छंद कहते किसको हैं, उसकी परिभाषा क्या है, छंद के अंग कौन कौन से हैं, उनका मतलब क्या है, ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई। अब छंद के प्रकार, इसमें हम बात करते हैं, इसको हम मिटाते हैं, जो ज़रूरत हो आप उसको नोट भी कर सकते हैं। हाँ, छंद के प्रकार। पहला वार्णिक छंद। जो छंद वर्ण गणना के आधार पर रचे जाएं वो वार्णिक छंद कहलाते हैं, जिसमें आते हैं वार्णिक छंदों में घनाक्षरी, इसमें रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी सब आते हैं। रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी, हाँ, और आपका कवित है, ये आपके वार्णिक छंद के उदाहरण हैं। फिर आपका वार्णिक मात्रिक छंद। जो छंद निर्माण में मात्राओं की गणना हो, मात्रा गणना के आधार पर रचे गए छंदों को मात्रिक छंद कहा जाता है। और मात्रिक जिस छंदों के अंतर्गत ये छंद आते हैं, जैसे दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला, हरिगीतिका, ये सारे छंद मात्रा गणना के आधार पर जाते हैं, ये मात्रिक छंद कहलाते हैं। फिर इसके बाद वार्णिक वृत्त छंद। ऐसा छंद इसमें वर्णों की गणना तो होती है, लेकिन इसका प्रत्येक चरण गणों से बंधा होता है। जैसे पहले चरण में 3 नगण 1 भगण आया, तो दूसरे चरण में भी 3 नगण 1 भगण उसी क्रम से आएंगे। तो जो गणों से बंधा हुआ छंद है वो वार्णिक वृत्त छंद कहलाता है। तो गणों से बंधा, इसमें आता है आपका सवैया, इंद्रवज्रा, मालिनी, शिखरणी, ये आदि छंद जो हैं
वार्णिक वृत्त छंद के उदाहरण आदि हैं, और जो डेट आने हम छंद के आगे जब चर्चा करेंगे उनमें हम सबको लेंगे। फिर है मुक्त छंद। ऐसे छंद जिसमें वर्ण और मात्राओं की गणना न हो। मूल इसकी बात है कि उचित स्थान पर यति विधान और मुक्त प्रवाह। उचित यति विधान, ये मूल प्रधान, उचित यति विधान और मुक्त प्रवाह, ये दो विशेषताएं मुक्त छंद की विशेष विशेषताएं हैं। और इस छंद के जन्मदाता निराला जी माने जाते हैं। निराला जी ने हिंदी काव्य जगत को मुक्त छंद प्रदान किए। उनका कहना था कि हम कोई भी बात, हृदय की बात छंद के माध्यम से कह सकते हैं, वो छंद होगा। उसमें आवश्यक नहीं कि वर्ण और मात्राओं की गणना सही ढंग से सुनियोजित की जाए। तो उचित यति विधान और मुक्त प्रवाह मुक्त छंद की विशेषता है, जिसके जन्मदाता निराला जी माने जाते हैं। तो इस प्रकार से ये वार्णिक और मात्रिक छंदों को हम 3 कोटियों में रख सकते हैं: सम छंद, अर्धसम छंद और विषम छंद। अब तीनों में जो अंतर है वो देखें। सम छंद ऐसा छंद जिसके प्रत्येक चरण में बराबर बराबर, सब मतलब बराबर मात्राएं या वर्ण हों, उसे सम छंद कहा जाता है। जैसे आपका आता है चौपाई है, रोला, हरगीतिका, ये सब अर्ध सम छंद के उदाहरण हैं। अब इसके बाद आता है विषम छंद। ऐसा छंद जिसके कुछ चरण एक जैसे हों और शेष उससे भिन्न हों। कुछ चरण का मतलब है जैसे कुछ चरण, ऐसा तो दोहा में उसमें अर्ध सम छंद में भी था, लेकिन इसके जो कुछ चरण हैं वो प्रारंभ के होने चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि जिसके प्रारंभ के कुछ चरण एक जैसे हों, शेष उससे अलग हों। यानी प्रारंभ में जैसे कुल 6 चरण हैं छंद में, तो 2 चरण एक जैसे हों और 4 चरण उससे अलग हों, लेकिन वो चारों आपस में एक जैसे हों। या 6 चरण में 4 चरण पहले वाले एक जैसे हों और बाद के 2 चरण एक जैसे हों। तो ऐसा छंद जिसके प्रारंभ के कुछ चरण एक जैसे हों, शेष उससे भिन्न हों, उसे विषम छंद कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है आपका विषम छंद में है जैसे छप्पय है, छप्पय, कुंडलियाँ, ये आपके छंद जो हैं ये विषम कोटि के छंद हैं। फिर आता है तीसरे नंबर पर वार्णिक वृत्त छंद। ऐसा छंद जिसके के प्रत्येक चरण गणों से बंधा हो। गणों से बंधा होगा मतलब वार्णिक तो है, यानी प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या निश्चित है और समान है, लेकिन वह छंद जिसके वर्ण की संख्या तो निश्चित है, लेकिन प्रत्येक चरण में गण निश्चित क्रम से आए हों। जैसे 3 नगण एक भगण आया है एक चरण में, तो दूसरे चरण में भी 3 नगण एक भगण ही आए। ऐसा छंद वार्णिक वृत्त छंद है, जिसमें सवैया है, इंद्रबज्जा है, मालिनी है, शिखरणी है, बसंत तिलका है, मद्दाकांता है, ये सारे छंद आपके वार्णिक वृत्त छंद के अंतर्गत आते हैं। और मुक्त छंद ऐसा छंद जिसमें वर्ण और मात्रा का कोई विधान न हो, उचित यति विधान और मुक्त प्रवाह इस छंद की सबसे प्रमुख विशेषता है, और इसके जन्मदाता निराला जी माने जाते हैं। तो ये छंद के प्रकार हुए। एक और दृष्टि से छंद के का विभाजन हो रहा है, और संख्या की दृष्टि से। संख्या की दृष्टि से यानी वर्णों की और मात्राओं की संख्या के आधार पर छंदों को 2 वर्गों में रखा गया है। पहला है साधारण छंद और दूसरा है दंडक छंद। साधारण छंद वह छंद जिसके प्रत्येक चरण में 26 से कम वर्ण हो। 26 से कम वर्ण यानी 26 तक हो सकते हैं। अगर वो मात्रिक है तो 31 से कम मात्राएं, यानी ऐसा छंद जिसके प्रत्येक चरण में 26 से कम वर्ण हो या 31 से कम मात्राएं हों, वो साधारण कोटि का छंद है। और दंडक कोटि का छंद इसी का उल्टा, जिसके प्रत्येक चरण में 26 से अधिक वर्ण और या 31 से अधिक मात्राएं हों।
तो अब अभी हम आगे छंद के लक्षणों पे बात करेंगे। तो मात्रा और वर्णों की संख्या देखेंगे और उससे पता चलेगा कि ये साधारण कोट में आता है कि दंडक की कोट में आता है। तो संख्या की दृष्टि से छंद दो प्रकार के, साधारण छंद जिसके प्रत्येक चरण में 26 से कम वर्ण हो या 31 से कम मात्राएं हों, दंडक छंद जिसमें 26 से अधिक वर्ण संख्या हो या 31 से अधिक मात्रा की संख्या हो, वो दंडक कोट का छंद होगा। तो ये छंद के प्रकार हुए। तो एक बार फिर से पूरी बात हम फिर से ले लेते हैं। छंद किसे कहते हैं, हमने बात की थी शुरुआत में कि छंद शब्द मूलतः संस्कृत की क्षिति भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है ढकना। यह शब्द सबसे पहली बार ऋग्वेद में आया। ये 6 शास्त्रों में से एक है। इस छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल माने जाते हैं। हिंदी में वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, लय, गण आदि से बनी हुई रचना को छंद कहते हैं और यही छंद के अंग है। वर्ण यानी अक्षर, इनसे शब्द बनेंगे, शब्द होते ही छंद का निर्माण होगा। मात्राएं को छंद मात्रा गणना के आधार पर रचे जाते हैं, जिनमें जैसे मात्रिक छंद है तो मात्राएं वो हैं जिससे ह्रस्व वर्णों में एक मात्रा, गुर वर्णों में 2 मात्राएं होती हैं। पीछे हमने बात की छोटा, छोटी, छोटा ऊ वाली चंद्रबिंदी वाले वर्ण, इनमें सब में एक मात्रा, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, इनमें सब में 2 मात्राएं और संयुक्त वर्ण से तुरंत पहले वाला जो वर्ण है उस पर 2 मात्राएं होती हैं। यति, जब छंद पढ़ते हैं तो थोड़ा सा रुकते हैं, इन विराम स्थलों को यति कहते हैं। गति, छंद पढ़ने में एक विशेष प्रवाह की अनुभूति होती है, इस प्रवाह को गति कहते हैं। तुक क्या है, छंद के चरण के अंत में वर्णों की समानता को तुक कहते हैं। लय, उचित उतार चढ़ाव को लय कहा जाता है। क्रम, ह्रस्व और गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। चरण, छंद की पंक्तियां चरण कहलाती हैं। गण, वर्ण और मात्रा की गणना की सुविधा के लिए 3 वर्णों के समूह को गण माना गया है, जिसे यमाता राजभान सलगा यानी 8 गण बताया गया है। यगण, मगण, तगण, नगण, जगण, ये सब। और हमने एक फार्मूला लिख के दिया था कैसे कैसे आप गण समझ सकते हैं। एक गण में 3 वर्ण होंगे और मात्राएं अलग अलग होंगी, तो आसानी से गिना जा सके इसलिए गण का निर्धारण किया गया, जिसमें ला और गा जो लास्ट का है उसे दशाक्षर कहा गया है। फिर इसके बाद छंदों के प्रकार में हमने बात की थी कि ये वार्णिक छंद वर्ण गणना के आधार पर रचे जाएंगे, वो छंद है। मात्रिक छंद मात्रा गणना के आधार पर रचे जाएंगे। वाणिज्यिक छंद इसका प्रत्येक चरण गणों से बंधा हुआ हो। मुक्त छंद जिसमें उचित विधान और मुक्त प्रवाह हो, वर्ण और मात्राओं की संख्या की गणना न हो। संख्या की दृष्टि से साधारण छंद जिसमें 26 से कम वर्ण हो, 31 से कम मात्राएं हों, या दंडक छंद 26 से अधिक वर्ण हो और 31 से अधिक मात्राएं हों, ये सब। तो इतनी बात आज हमारी इस वीडियो में है कि छंद किसे कहते हैं, छंद के अंग क्या हैं, छंद के प्रकार और उनके उदाहरण, इतनी बात हमने इसमें बताइए। और आगे हम अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि प्रमुख छंद कौन कौन से हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आपसे अधिक पूछे जाते हैं। उन सारे छंदों के लक्षण और उनके उदाहरण सहित हम व्याख्या करेंगे। तो आज इतना ही, बस। धन्यवाद।